नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्रमचय और संचय का। ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। क्रमचय और संचय से एक बहुत ही शानदार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन आएंगे और किस किस प्रकार के क्रमचय और संचय से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, क्रमचय और संचय का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने जरूरी है। जी हां, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो है वो बहुत कम होती है। क्रमचय और संचय के क्वेश्चन में क्वेश्चन केवल और केवल आपकी समझ पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। साथ ही इस टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो तो आपके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं क्रमचय और संचय में, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस एक बार आप सोल्व कर लो। सारे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्रमचय और संचय का क्वेश्चन, आपके जितने भी क्रमचय संचय के जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे आपके एग्जाम में सही होने वाले हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। तो चलो आज हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय का, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले बात यह है कि क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। पहले हम इसका बेसिक देखते हैं और उसके बाद में हम इसके कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि क्रमचय क्या है। क्रमचय यानी परम्यूटेशन, और संचय क्या है यानी कि कॉम्बिनेशन क्या है। तो देखो, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन जो है उसको आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन का ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन क्रमचय का है या संचय का है। तो सबसे पहले आपको क्रमचय और संचय का बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो देखो, क्रमचय के अंदर ध्यान रखें विशेष तौर से क्रम का महत्व होता है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, तो ये ध्यान रखें विशेष तौर से। क्रमचय में क्या होता है, क्रम का महत्व होता है, और जबकि संचय में क्या होता है, क्रम का महत्व नहीं होता। क्रम का महत्व होता है इसमें तो, और जबकि संचय में क्या होता है, क्रम का महत्व नहीं होता। अब किस प्रकार से नहीं होता, महत्व नहीं होता, यह ध्यान रखिए। पहला जो डिफरेंस है वो यह है, ठीक है। इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। अब देखो कि परम्यूटेशन जो आपका है यानी क्रमचय जो आपका है, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और संचय में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो बेसिक मीनिंग है वो समझे। संचय का मतलब होता है केवल और केवल चयन करना। केवल और केवल क्या करना, चयन करना या फिर चुनाव करना। ध्यान रखिए, चयन करना या चुनाव करने का मतलब तो होता है संचय। और क्रमचय का मतलब क्या होता है, क्रमचय में हम दो कार्य करते हैं। पहले तो चुनाव या चयन करते हैं और फिर उनकी व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखिए इसका जो मीनिंग है वो क्या है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, चयन या फिर चुनाव, ठीक है, कलेक्शन या सिलेक्शन। और उसके बाद में हम उनकी क्या करेंगे, व्यवस्था। उनकी क्या करेंगे, व्यवस्था, अरेंजमेंट। तो ध्यान रखें, क्रमचय में हम दो कार्य करते हैं, उसमें हम चुनाव और चयन और उसके साथ में व्यवस्था करते हैं, जबकि संचय में केवल और केवल क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें। तो देखें, हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले संचय का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर क्रमचय का एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, इस तरीके से समझो कि अगर 20 खिलाड़ी हैं और 20 खिलाड़ियों में से आपको 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट की टीम बनानी है। कितने खिलाड़ियों की, 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट की टीम बनानी है। तो आप क्या कर सकते हो, इन 20 खिलाड़ियों में से कोई भी 11 खिलाड़ियों का चयन आप कर सकते हो। कोई भी 11 खिलाड़ियों का चयन। तो जब आप 11 खिलाड़ियों का, जिन 11 खिलाड़ियों का चयन करते हो, उसके अंदर अगर आप जैसे फर्स्ट में आपने किसी एक व्यक्ति को लिया और सेकंड नंबर पे किसी दूसरे व्यक्ति को लिया और थर्ड नंबर पे किसी तीसरे व्यक्ति को लिया, तो अगर आप जो तीसरे नंबर पे व्यक्ति को लेते हो उसको फर्स्ट में ले लेते हो, सबसे पहले चुनाव कर लेते हो उसका, और जिसका फर्स्ट में चुनाव करते हो उसका तीसरे नंबर पे चुनाव कर लेते हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे पास 11 खिलाड़ियों की टीम फिर भी वो की वो ही रहती है। जो खिलाड़ियों की जो टीम है वो डिफरेंट नहीं बनती। इसका मतलब ये हुआ कि 20 खिलाड़ियों में से जब आपको 11 खिलाड़ी चुनने हैं, तो उन 11 खिलाड़ियों में से किसी भी खिलाड़ी को पहले चुनो या किसी को बाद में चुनो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब जब भी आपको टीम या ग्रुप बनाने हो, क्या बनानी हो, टीम या फिर ग्रुप या समूह बनाने हो, उस स्थिति में वो जो क्वेश्चन है
वो किसका आएगा, संचय का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा, संचय का क्वेश्चन होगा, क्योंकि टीम और ग्रुप बनाने में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, केवल और केवल सिलेक्शन यानी कि चयन काम करता है कि आपने किस किस का चयन किया है। जबकि यहां पर देखें, जबकि क्रमचय में क्या होता है, क्रमचय में हम दो कार्य करते हैं, पहले चुनाव या चयन करते हैं, उसके बाद में उनको व्यवस्थित करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले सिलेक्शन या कलेक्शन और उसके बाद में उनका अरेंजमेंट। तो इसमें देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप यूं समझे कि जिस प्रकार से अगर मैं कहूं कोई आप वर्ड ले लीजिए इसके अंदर, जैसे हम वर्ड ले लेते हैं मैथमेटिक्स ही शब्द ले लेते हैं। मैथमेटिक्स जो शब्द है, मैथमेटिक्स शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं इसकी बात करते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते, इसका मतलब हो गया मैथमेटिक्स के जितने भी अल्फाबेट हैं उन सबको लेकर हमें शब्द बनाने हैं। तो इन सबको हम लेंगे, उठाकर यहां ई की जगह रिप्लेस कर दूं और ई को उठाकर एम की जगह रिप्लेस कर दूं, तो क्या हुआ, मैंने इन दोनों का जो क्रम है वो चेंज कर दिया, और क्रम चेंज करते ही जो अपना जो शब्द है वह भी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इस चीज को आप विशेष तौर से समझे, यानी कि जैसे आपने अल्फाबेट का क्रम चेंज किया, शब्द भी चेंज हो गया, चाहे वो शब्द मीनिंगफुल हो चाहे मीनिंगलेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो शब्द है वो चेंज हो चुका है। इसका मतलब जितने भी शब्द बनाने वाले क्वेश्चन है उन सभी में किसका इंपॉर्टेंस होता है, उन सभी में क्रम का महत्व होता है। तो अब आगे से ध्यान रखें, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो देखो क्वेश्चन देखो किस प्रकार से ऐसा इस प्रकार से आएगा कि मैथमेटिक्स शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखो इसमें ना तो उसने क्रमचय का वर्ड बोला, ना उसमें संचय वर्ड बोला, ना यूं बोला कि आप इनको व्यवस्थित कीजिए, या कुछ भी नहीं बोला उसने। हमें खुद को ही पता लगाना है कि क्वेश्चन क्रमचय का या संचय का। तो बहुत ही आसानी से पता चल जाता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन, अब आगे से ध्यान रखें, कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें आपको शब्द बनाने हो तो वो शब्द बनाने वाले सारे के सारे क्वेश्चन किसके होंगे, क्रमचय के होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि शब्दों में क्रम का महत्व होता है। ये चीज समझ में आई। तो यहां पर इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जितने भी शब्द बनाने हैं उनमें क्रम का महत्व होता है, इसलिए वर्ड्स मेकिंग वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे क्रमचय के। अब 2 नंबर पे लेते हैं, जैसे कोई संख्या है, कोई भी रैंडम कोई संख्या ले लेते हैं। अब आप इसमें देखो, अगर मैं 4 को 5 की जगह और 5 को 4 की जगह रिप्लेस कर दूं, इन दोनों का अल्टरनेट जो पैलेस है, इन दोनों का जो स्थान है वो अगर मैं चेंज कर देता हूं तो क्या होगा बताइए। इसके अंदर 4 का 5 की जगह 5 को 4 की जगह कर दिया तो संख्या चेंज हो गई ना। संख्या चेंज किसकी वजह से हुई, इन दोनों का क्रम चेंज करने से। इसका मतलब संख्याएं बनाने वाले क्वेश्चन में भी क्रम का इंपॉर्टेंस होता है। तो दूसरा इसका एग्जांपल आ गया कि कितने भी, अगर अपन को कितने भी नंबर बनाने हैं तो नंबर्स बनाने वाले क्वेश्चन में भी क्रम का महत्व होता है। तो इसका मतलब संख्या वाले जितने भी क्वेश्चन हैं कि अंकों 1 2 3 4 5 से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, 5 अंकों की सम संख्या कितनी बनाई जा सकती है, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे किसके होंगे, क्रमचय के होंगे। तो देखो सबसे पहले जो बेसिक जो है वो यही है कि आपको यह पता लग जाए कि क्वेश्चन क्रमचय का है या संचय का है, तो उसके बाद तो हमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सीधा उसका आंसर लिखना है। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे आप क्वेश्चन को उतना ही फास्ट और फटाफट डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसमें बिल्कुल अभी आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सोल्व कर दोगे, बिल्कुल कुछ भी जोड़ नहीं आएगा। तो देखो उसके बाद में आगे देखिए, अगर जो ये अपने एग्जाम्पल लिया 20 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों का चयन करके और 11 खिलाड़ियों की टीम हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, तो ये तो क्वेश्चन किसका चला गया था, संचय का चला गया था ये एग्जाम्पल। लेकिन अब देखो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको पूछता हूं। मैं कहूं कि 20 विद्यार्थियों में से, कितने विद्यार्थियों में से, 20 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थियों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से खड़ा किया जा सकता है। इस चीज को नोट कीजिए, एक पंक्ति में खड़ा कर रहा हूं मैं आपकी बार, यानी कि 20 विद्यार्थी हैं, उनमें से 11 विद्यार्थियों का चयन करना है और फिर उनको एक पंक्ति में खड़ा करना है, एक सीधी रो के अंदर उनको खड़ा करना है। तो कितने प्रकार से हम उनको खड़ा कर सकते हैं, तो देखिए
पंक्ति के अंदर क्या होता है कि एक विद्यार्थी यहां, फिर दूसरा विद्यार्थी यहां, फिर तीसरा उसके आगे और चौथा उसके आगे। अगर जो लास्ट वाला विद्यार्थी है उसको अगर मैं स्टार्टिंग में ले आऊं, पहले ले आऊं, तो पंक्ति हमारी चेंज हो जाएगी ना। या फिर जो पहले जो विद्यार्थी है उसको यहां से उठाकर बीच के अंदर उसको खड़ा कर दे तो भी पंक्ति चेंज हो जाएगी। यानी कि पंक्ति के अंदर अभ्यर्थियों की जो पंक्ति है उसमें क्रम का महत्व होता है। इस चीज को नोट कीजिए, ध्यान रखें माइंड के अंदर। पंक्ति वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में क्रम का महत्व होता है। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखें, जितने भी क्वेश्चन आए जिनमें आपको बोले कि इन इतनी वस्तुओं को आप एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं? वो सारे के सारे क्वेश्चन क्रम से के हैं। आगे बात समझ में इतना क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें तो मेन जो बेसिक पार्ट है ना वो यही है। अगर ये क्लियर हो गया ना तो आगे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, क्वेश्चन अपना सोल्व हो जाएगा। तो चलो हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो देखो, क्रम से के अंदर एक चीज और ध्यान रखिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर जो गलतियां होती है वो इसी जगह होती है। वो क्या है? कई बार क्वेश्चन में ना तो आपको शब्द के बारे में बोलता है, ना संख्याओं के बारे में बोलता है और ना पंक्ति के बारे में बोलता है, सीधा ही देता है कि आप n वस्तुओं को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। व्यवस्थित कर सकते हो, इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए। तो देखो, क्या कहीं पर भी संचय में मैंने बोला कि आपको व्यवस्था करना है? संचय में तो केवल चयन और चुनाव करना होता है, यानी सिलेक्शन और कलेक्शन का काम होता है। जबकि व्यवस्थित करने वाला कार्य कहां हो रहा है? इस चीज को नोट कीजिए, अंडरलाइन करके नोट कीजिए कि व्यवस्थित करने वाला अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया, किसी भी क्वेश्चन में यह शब्द आ गया कि इतनी वस्तुओं को आप कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, या तो ऐसे भी पूछ सकता है, थोड़ा डिफाइन करके भी पूछ सकता है कि n वस्तुओं को आप एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। तो देखो, जब पंक्ति वर्ड आ जाए तब तो दिक्कत वैसे ही नहीं होगी, लेकिन कई बार पंक्ति वर्ड नहीं देता है, सीधा पूछ लेता है कि n पुस्तकों को या 10 पुस्तकों को आप एक कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, सीधा देता है। तो व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि उनको एक पंक्ति में ही कितने प्रकार से हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, पंक्ति वाले के साथ साथ व्यवस्थित करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी सारे के सारे किसके होंगे? क्रम से के होंगे। तो बस ये जो है ना, यूं मान लो कि ये समझ में आ गया ना, तो आपका 50% जो प्रॉब्लम्स है आपकी क्रम से और संचय की वो सोल्व हो गई। अब तो कीजिए। तो हम अब इसके बाद में कॉन्सेप्ट लेते हैं, उससे पहले हम 1 बाय 1 इसकी पहले क्रम से की मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं। एक बार आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मेन जो मेजर पार्ट है ना, मेन जो पूरा रोल है ना, वो बस इसी पिक्चर का है। ये पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। बस यही यूं मान लो कि इस पूरे चैप्टर का जो सार है, जो क्वेश्चन करने की जो स्ट्रेटेजी है, वो हम इसी को आधार बना के क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लीजिए एक बार। उसके बाद में हम लेते हैं, इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं क्रम से, और क्रम से की डेफिनेशन लिखो आप। सबसे पहले लेते हैं क्रम से, परम्यूटेशन, ठीक है। और परम्यूटेशन की डेफिनेशन लिखो सभी। देखो, परम्यूटेशन होता क्या है? आपके पास कुछ वस्तुएं हैं, तो आप क्या करो, अगर आपके पास n विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, n क्या है आपके पास? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, या फिर वस्तुएं समान भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम अलग अलग कंडीशन देखेंगे। वस्तुएं समान है तब क्या कंडीशन होती है, वस्तुएं विभिन्न प्रकार की है तब क्या कंडीशन होती है, संख्याओं की पुनरावृत्ति या वस्तुओं की पुनरावृत्ति की जा सके तब क्या कंडीशन होती है, और पुनरावृत्ति नहीं की जा सके तब क्या कंडीशन होती है। यानी रिपीटेशन अलाउड हो और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, दोनों ही स्थितियों में हम अलग अलग बात करेंगे। ऑब्जेक्ट जो आपके वो डिफरेंट हो या ऑब्जेक्ट सेम हो, उस स्थिति की भी हम बात करने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, सभी नोट करके लिखिए। यदि n विभिन्न वस्तुओं में से, लिखो इसमें, n विभिन्न वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करने के कुल तरीके, सभी वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करने के कुल तरीके क्या कहलाते हैं?
क्रमचय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रमचय कहलाते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी अपनी। अब हम इसके कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो चलो वन बाय वन इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं, जब संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, और उसके बाद में लेते हैं हम जब संख्याओं की पुनरावृत्ति हम कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं। इसके अंदर एक नंबर फर्स्ट में, जब संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, जब पुनरावृत्ति नहीं हो, तो इसके अंदर फर्स्ट ले लेते हैं, जब पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, कौन सी कंडीशन ले रहे हैं अपन? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है, उस स्थिति में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट कॉन्सेप्ट लिखें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपके पास n विभिन्न वस्तुएं हैं, कितनी? n विभिन्न वस्तुएं हैं, और इन n विभिन्न वस्तुओं में से आपको r वस्तुओं का चयन कर कर उनको व्यवस्थित करना है। सुने ध्यान से, n विभिन्न वस्तुएं हैं, उनमें से आपको r वस्तुओं को लेकर उनको व्यवस्थित करना है। तो मैंने वर्ड यूज कर लिया, व्यवस्थित करना है। अभी अभी आपको बताया था व्यवस्थित करने का मतलब क्वेश्चन किसका? क्रमचय का। आगे ना बात समझे? तो इस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़ो। तो n लिखो, कॉन्सेप्ट लिखो, n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर उनको व्यवस्थित करने के कुल तरीके, उनको व्यवस्थित करने के कुल तरीके, व्यवस्थित करने के कुल तरीके बराबर। तो कुल तरीके कितने होंगे? देखो, कुल तरीके होंगे NPR। कितने होंगे? NPR, यानी n वस्तुओं में से r वस्तु लेके उनको व्यवस्थित करना तो NPR होता है। अब NPR की वैल्यू देखो कितनी होती है? n हो गया फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, ये होती है NPR की वैल्यू। ठीक है, जहां पर आप इसके कुछ बेसिक जो टर्म्स है वो एक बार देख लीजिए। ध्यान रखें, आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू भी 1 होती है, और फैक्टोरियल जो n है, देखो फैक्टोरियल n को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कई बार इस प्रकार से भी लिखते हैं, दोनों तरीका लिखने का सेम ही है। फैक्टोरियल n को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 3 2 1, इस प्रकार से हम फैक्टोरियल n को लिखते हैं। इसके साथ ही कई बार फैक्टोरियल n को इस प्रकार से भी लिखने की आवश्यकता पड़ती है। फैक्टोरियल n को लिख देते हैं n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। आई क्या बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्या? फैक्टोरियल के बारे में। अब NPR से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। तो देखो, NP0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? तो आप r की जगह देखो कितना आ गया, r की जगह कितना आ गया? 0। तो आप क्या करो, यहां r की जगह 0 रख दो। तो r की जगह 0 रख दो, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। तो NP0 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। इसी प्रकार आप लिख सकते हो NP1 की वैल्यू। तो NP1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो r की जगह कितना आ गया आपकी बार? 1 आ गया। तो देखो NP1, तो r की जगह मैंने लिख दिया 1। आगे बात समझ में? तो फैक्टोरियल n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं हम? n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो फैक्टोरियल n माइनस 1 से फैक्टोरियल n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, केवल n बचेगा, इसलिए NPN की वैल्यू n आ गई। इसी के साथ एक और जो मेजर जो इसका पार्ट है वो और देख लीजिए। इसमें NPN की वैल्यू भी आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। तो NPN की वैल्यू कितनी आएगी? देखे बताइए आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट में देखे तो देखो NPN, r की जगह कौन आ गया आपकी बार? n आ गया। तो n माइनस n 0 हो गया, तो फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो ये फैक्टोरियल n बट्टा 1, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया? फैक्टोरियल n आ गया।
ठीक है क्या? बताओ कोई दिक्कत? तो ये बेसिक टर्म्स है फैक्टोरियल और NP0, NP1, NPN से रिलेटेड यानी NPR के बेसिक टर्म है, ये पता होनी चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों ही जगह ये काम में आने वाली है। तो ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम इसमें लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है वो केवल और केवल जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है उसी का विस्तारित रूप है। उसी का क्या है? विस्तारित रूप है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 ले लेते हैं, बहुत इजी है। लिखो, इसमें देखो पहले कॉन्सेप्ट लिख देता हूं मैं, उसके बाद में इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब की बार अगर आपके पास n विभिन्न वस्तुएं हैं, अब की बार क्या है? n विभिन्न वस्तुएं हैं, n विभिन्न वस्तुएं हैं और इन n विभिन्न वस्तुओं में से आपको क्या करना है? इन n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर, किसको लेकर? सभी वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो देखो अब इसमें मैं दो तरीके से इसको बोल सकता हूं, इस कॉन्सेप्ट को यूं बोल सकता हूं, n विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो मैंने क्रमचय वर्ड यूज कर लिया लैंग्वेज में, तब तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कई बार क्रमचय वर्ड यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह आता है व्यवस्थित करने के कुल तरीके। ध्यान रखें, इस चीज को नोट कर लीजिए आप अलग से। व्यवस्थित करने के तरीके बराबर क्रम से होता है। आगे ना बात समझ में? तो चलो, तो इसमें कॉन्सेप्ट लिखिए, n विभिन्न वस्तुओं में से सभी को लेकर व्यवस्थित करने के कुल तरीके, सभी वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करने के कुल तरीके, व्यवस्थित करने के कुल तरीके, कुल तरीके वही क्या होते हैं? बताओ कुल तरीके कितने आएंगे? अब आप इसमें बताइए कुल तरीके कितने आ जाएंगे। तो देखो इसके अंदर आप ऊपर वाला कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए। जब आपने R वस्तुओं का चयन किया तब NPR हो गया। अब की बार आप सभी वस्तुओं का चयन कर रहे हो, सभी का मतलब n की n वस्तुओं का चयन कर रहे हो, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? NPN। ओके, और NPN की वैल्यू कितनी आती है? फैक्टोरियल n। अभी ऊपर लिखा हुआ है NPN की वैल्यू कितनी? फैक्टोरियल n। यहां से देख लीजिए। तो ये अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया, यानी कि n विभिन्न वस्तुओं को लेकर उनको व्यवस्थित करने के कुल तरीके कितने आते हैं? NPN। और NPN की वैल्यू कितनी है? फैक्टोरियल n। तो ये हमारे दो कॉन्सेप्ट हो गए क्रमचय से संबंधित। अब देखिए, ये तो है दोनों कॉन्सेप्ट कौन सी स्थिति के हैं? जब पुनरावृत्ति नहीं की जा सके, संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। अब हम इसके अंदर बात करते हैं जब संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, उस स्थिति में क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके बन सकते हैं, उसके बाद में हम इसके क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलो नया कॉन्सेप्ट लेते हैं इसके अंदर, लेकिन उससे पहले आप इसमें हेडिंग लगा लो, सेकंड नंबर हो, यानी कि अब की बार रिपीटिशन अलाउड है। ठीक है, तो अब हम इसमें सेकंड कॉन्सेप्ट लेते हैं, पुनरावृत्ति सहित। पुनरावृत्ति सहित, तो पुनरावृत्ति सहित क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा? यानी पुनरावृत्ति सहित का मतलब होता है विथ रिपीटिशन, यानी कि आप एक संख्या को एक से अधिक बार ले सकते हो। तो ऐसी स्थिति में देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 हम इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब 3 नंबर कॉन्सेप्ट में देखो, मैं बात करता हूं वही उसी तरीके से। अगर आपके पास n क्या है? विभिन्न वस्तुएं हैं। n क्या है? विभिन्न वस्तुएं। तो इन n विभिन्न वस्तुओं में से, इन n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके, r वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके, व्यवस्थित करने के कुल तरीके, कुल तरीके। तो देखो अब यहां पर कंडीशन दूसरी है। देखो जब पुनरावृत्ति नहीं होती है ना, तब तो इसका आंसर कितना हो जाता है? NPR हो जाता है, जब पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन यहां पर पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं, यानी कि एक वस्तु को हम एक से ज्यादा बार ले सकते हैं। तो देखो इसको आप यूं समझिए कि n वस्तुओं में से आपको r वस्तु लेनी है, और r वस्तु लगोगे तो फिर उनको r स्थानों पर व्यवस्थित करोगे। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, हम n वस्तुओं को r स्थानों पर व्यवस्थित कर रहे हैं। तो आप क्या करो, सबसे
5 और ऐसे कितने स्थान ले लो, R स्थान ले लो, R पैलेस ले लो, ठीक है, R स्थान ले लिए। अब देखो रिपीटेशन कर सकते हैं, इसका मतलब पहले वाला जो स्थान है इस पर कितने टाइप से हम संख्याओं को लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल n संख्या है, कितनी संख्या है, n। तो इन n संख्याओं में से यू देखिए पहले वाले स्थान पर हम ये n संख्या है तो पहली संख्या भी लिख सकते हैं, दूसरी भी लिख सकते हैं, तीसरी भी लिख सकते हैं, चौथी भी लिख सकते हैं। यानी कि पहले वाले स्थान पर ये n प्रकार से हम पहले वाले स्थान को भर सकते हैं। इसका मतलब जो पहला वाला स्थान है उसमें संख्याओं को फुलफिल करने के कुल मेथड कितने हैं, n। अब आगे देखिए इनटू में दूसरे वाले स्थान पर, तो देखो जो संख्या यहां आई वो यहां पर भी आ सकती है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब दूसरे वाले स्थान को भी हम n प्रकार से भर सकते हैं और जो संख्या यहां आई वो यहां पर भी आ सकती है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। हमारे पास टोटल n में से कोई सी भी वस्तु रख सकते हैं। इसका मतलब तीसरे स्थान को भी हम n प्रकार से भर सकते हैं। इसका मतलब जब रिपीटेशन अलाउड होना तो उस स्थिति में हम प्रत्येक स्थान को n प्रकार से भर सकते हैं और ये rवें स्थान को भी हम n प्रकार से भर सकते हैं। तो ये कुल कितना आ गया, देखो n गुणा n गुणा n गुणा कितने टाइम है, r टाइम है। इसका मतलब इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, n की पावर r। क्लियर है क्या? तो ये तैयार हो गया। एक बार मैं वर्बली बोल देता हूं, आप नोट करके लिख लीजिए। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर व्यवस्थित करने के कुल तरीके जबकि संख्याओं की पुनरावृत्ति की जा सके, बराबर आंसर कितना आ गया, बराबर n की पावर r। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 थर्ड कॉन्सेप्ट का विस्तार है, यू समझिए। अब की बार क्या लेते हैं हम, n विभिन्न वस्तुओं में से या फिर सभी को ले लो, n विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके। n विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके, यानी कि अब की बार क्या कर रहे हैं हम, n वस्तुओं को व्यवस्थित कर रहे हैं। तो यहां पर एक लैंग्वेज को समझे, देखो यू दो तरीके से बोलेगा इस लैंग्वेज को। n विभिन्न वस्तुओं में से सभी को लेकर, तो सभी को लेकर बोले तो ठीक है, और वरना सीधा भी बोल सकता है n विभिन्न वस्तुओं को व्यवस्थित करने के कुल तरीके, कुल तरीके। अब मेरे को यह बताओ कि कुल तरीके जब बात कर रहा है और n वस्तुओं के बात कर रहा है तो इसका मतलब सभी n वस्तुओं को लेना पड़ेगा, तभी तो हम n वस्तुओं को व्यवस्थित करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, व्यवस्थित करने में n वस्तुओं का चयन ऑटोमेटिक इंक्लूड माना जाता है। आगे बात समझने, तो देखो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, यूं देखें, जबकि संख्याओं की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो संख्याओं की पुनरावृत्ति कर सकें, ठीक है ना, पुनरावृत्ति सहित, इस भी चीज को नोट कीजिए, पुनरावृत्ति सहित। तो देखो जब r वस्तुओं का चुनाव किया तो n की पावर r, और अब n वस्तुओं का चुनाव करें तो n की पावर n हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे 4 बहुत ही मेन जो कॉन्सेप्ट है वो हो गए। अब पांचवा कॉन्सेप्ट यूं मान लो कि इन सभी कॉन्सेप्ट का बॉस है, ठीक है ना, यूं मान लो कि इन जितने भी ये अपने 4 कॉन्सेप्ट किए ना, उन चारों कॉन्सेप्ट का बॉस है पांचवा कॉन्सेप्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट को टच करते हुए बनते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चनों में ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर ज्यादा बनते हैं और बाकी 1 2 3 4 उसमें यूज होते हैं। तो देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 5 हम यूज करते हैं इसके अंदर, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, पहले ही लगा लो आप। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। अब की बार आपके पास क्या है, n वस्तुएं हैं। क्या है, n वस्तुएं इस प्रकार है, पहले कॉन्सेप्ट समझे, इस प्रकार है कि p वस्तु, यानी कि ये जो n वस्तु है ना, n वस्तु, इनमें p वस्तु है वो एक प्रकार की समान है। p वस्तु एक प्रकार की समान है, ठीक है, यानी कि p वस्तु एक जैसी है। उसके बाद में कॉमा लगा देते हैं यहां पे, और q वस्तु जो है वो दूसरे प्रकार की समान है। q वस्तु दूसरे प्रकार की समान है,
आई बात समझ में। और उसके बाद में जो शेष वस्तुएं बच गई, चाहो तो इसमें आर वस्तुएं और भी ले सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, इतने में समझ में आराम से बढ़िया आ जाएगा आपके। तो क्यू वस्तु दूसरे प्रकार की समान है तथा शेष वस्तुएं विभिन्न प्रकार की है। कैसी है? विभिन्न प्रकार की है। यह कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट जितना आपको लेंथी लग रहा है, जितना बड़ा लग रहा है, उतना बड़ा इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। क्वेश्चन तो इसका एक ही लाइन का बनेगा, फटाफट क्वेश्चन को देखा आंसर लिख दोगे आप। ये देखना, अभी अभी क्वेश्चन लेंगे अपन इसके जस्ट बाद में। तो शेष वस्तुएं विभिन्न प्रकार की हो तो इनको मतलब इन n वस्तुओं को, इनको सभी को लेकर व्यवस्थित करने के कुल तरीके, करने के कुल तरीके। अब ये कॉन्सेप्ट हमने पूरा एक साथ यहां पर नोट करके लिख दिया आपके सामने, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता पूरा कॉन्सेप्ट एकदम एक साथ समझिए। अब आपके पास क्या है? n वस्तुएं हैं। कितनी वस्तुएं हैं? n वस्तुएं हैं। और इन n वस्तुओं में से क्या है? p वस्तु एक प्रकार की समान है। यानी कि आप इस प्रकार से समझे कि जैसे आपके पास 50 गेंद है। क्या है? 50 गेंद है, और उन 50 गेंदों में से 10 गेंद तो लाल रंग की है। इसका मतलब जो 10 गेंद है वो एक समान हो गई। उसके बाद में उनमें 20 गेंद हरे रंग की है। कैसी है? ग्रीन कलर की है, तो हरे रंग की 20 गेंद है। तो वो 20 वस्तु, यानी कि जो 20 गेंद है वो दूसरे प्रकार की समान होगी, यानी दूसरे रंग की समान होगी। बाकी शेष वस्तु, तो शेष कितनी बच गई? 50 में से 10 लाल हो गई और 20 हरी हो गई, तो 20 गेंदें बच गई। तो 20 जो शेष बची वो विभिन्न प्रकार की है। तो विभिन्न प्रकार की मतलब अलग अलग रंगों की है, या अलग अलग चितकबरे रंगों की है। ठीक है, तो उस स्थिति में हम, ये क्वेश्चन एक प्रकार से वैसा है। तो n वस्तुओं में से p वस्तु पहले प्रकार की समान है, और q वस्तु जो है वो दूसरे प्रकार की समान है। बाकी जो शेष बच गई वो विभिन्न प्रकार की है। तो इन वस्तुओं को सभी को लेकर व्यवस्थित करने के जो कुल तरीके होते हैं वो कितने होते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल p इंटू में फैक्टोरियल q। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट को टच करते हुए निकलेंगे। अब यहां पर एक चीज आप नोट कर लीजिए दिमाग के अंदर अपने, क्योंकि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में ये चीज हर क्वेश्चन में हर जगह लगभग काम में आएगी। वो क्या है कि आपको कहीं पर भी ये वर्ड मिल जाए समान वाला, यानी कि जितनी भी वस्तुएं समान हो, जितनी भी स्थितियां समान हो, जितनी भी संख्या समान हो, जितने भी अल्फाबेट समान हो, उतने के फैक्टोरियल का भाग लगेगा। बस बात खत्म। बस ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखें। अब फिर कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको, कहीं कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, n वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल n। अभी लिखा था कि n वस्तुओं को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? फैक्टोरियल n प्रकार से। तो फैक्टोरियल n हो गया। अब हमें पता है इनमें p वस्तु समान है, इसलिए फैक्टोरियल p का भाग लग गया। और q वस्तु दूसरे प्रकार की समान है, लेकिन समान तो है ना, इसलिए फैक्टोरियल q का फिर भाग लग गया। यानी कि आप एक ही चीज ध्यान रखें। क्या चीज ध्यान रखोगे? कि जितनी भी वस्तुएं समान है, जो भी समान है, उतने के फैक्टोरियल का हम क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। बस फिर हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन आपका फटाफट एक ही लाइन में देखना आंसर आ जाएगा। तो चलो अब ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये कॉन्सेप्ट, और हम अब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे क्वेश्चन लेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन नंबर इसमें लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, मैथमेटिक्स शब्द से, सबसे पहले मैथमेटिक्स का ले लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स जो शब्द है इससे रिलेटेड भी 5 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना, मैथमेटिक्स शब्द से रिलेटेड 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। अभी तो हमने जो टाइप्स की है केवल उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं?
बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज देखो यहां पर नोट कीजिए, मतलब ये एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो आगे का यूं मान लो कि कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसके अंदर। तो इसमें देखो मैंने बोला मैथमेटिक्स शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसको नोट कीजिए, हमें शब्द बनाने हैं। यानी मैं इंग्लिश में बोल देता हूं एक बार, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई द वर्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स शब्द से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो मैंने बोल दिया कि शब्द बनाने वाला, और शब्द बनाने वाला क्वेश्चन किसका होता है, परम्यूटेशन का, यानी कि क्रमचय का। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि क्वेश्चन तो क्रमचय का है। अब देखिए हमेशा इस क्वेश्चन में अगर कई बार हम कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हैं ना, तो भी आप कर लोगे, केवल और केवल आपकी अगर प्रैक्टिस थोड़ी अच्छी है तो। देखो सबसे पहले आप क्या करो, जो मैथमेटिक्स शब्द है उसको इस प्रकार से लिख लीजिए। यहां पर m है, कितनी बार m, 2 बार m है, तो ये कितना हो गया, 2m हो गया। और यहां पर देखो a कितनी बार है, 1 और 2 बार, तो ये 2a हो गया। और उसके बाद में यहां पर देखो t कितनी बार है, 1 और 2 बार, तो इसमें 2t है। उसके बाद में कौन है, इसमें h 1 बार है, e 1 बार है, h 1 बार है, e भी 1 बार है। उसके बाद में इसमें आगे देखिए I, C और S भी, ये भी एक एक टाइम है ना, I, C और S। तो ये टोटल अल्फाबेट आ गए मैथमेटिक्स शब्द के। अब यहां पर देखिए इनसे टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, तो वो देखिए यहां पर नोट करने वाली बात है। तो यहां पर देखो मैथमेटिक्स जो शब्द है ये टोटल कितने अल्फाबेट है, टोटल 11 अल्फाबेट है। चाहे आप काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने वर्ड्स है, 11 अल्फाबेट है। तो देखो इन 11 अल्फाबेट से बनने वाले जो कुल शब्द है वो तो कितने हो गए, फैक्टोरियल 11, हमें पता है। यानी कि इन 11 अल्फाबेट को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, जितने प्रकार से व्यवस्थित करेंगे उतने ही क्या होंगे, शब्द होंगे। तो फैक्टोरियल 11 हो गया। बट्टे में अब हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, जो हमने जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक हमने यूज की है माइंड के अंदर नोट करके, बस उसको अप्लाई कर दो। हमने क्या बोला है, जितने शब्द समान है उतने का फैक्टोरियल का भाग दे दो। देखो इसमें 2m समान है इसलिए फैक्टोरियल 2 का भाग दे दो। इनटू में इसमें 2a समान, फिर इसमें 2t समान है इसलिए इसको अगेन फैक्टोरियल 2 से क्या कर दो, अगेन इसको फैक्टोरियल 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आया वो कितना आएगा, फैक्टोरियल 11 बटे में फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब। एग्जाम में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है, इसको आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है ना, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। फैक्टोरियल कई अभ्यर्थी इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं फैक्टोरियल 11 को, तो फैक्टोरियल 11 इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 2 जो फैक्टोरियल होता है उसको इस प्रकार से भी लिखा हुआ रखते हैं कई बार, है ना, तो इससे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये चीज होगी। अब ये क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ गया तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आप फटाफट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब देखो हम इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एप्लीकेशन शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाई द वर्ड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो देखो जिस प्रकार से हमने मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ये लिख लीजिए कि कौन कौन से अल्फाबेट का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि कौन कौन सा अल्फाबेट इसमें उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो देखो ए कितनी बार है, 1 और 2 बार ए है, यानी कि 2a हो गया। उसके बाद में इसमें कितना है, 2p है तो 2p हो गया। उसके बाद में इसमें क्या है, एक l है तो एक l लिख लिया। फिर उसके बाद में i इसमें कितना है, देखो 1 और 2i है तो ये लो मैंने इसमें 2i लिख दिए। उसके बाद में एक c है तो एक c लिख दिया। और फिर इसमें ton है तो ton, तो ये टोटल मैंने इसके जो अल्फाबेट थे उनको इस प्रकार से अरेंज कर लिया। अब इस प्रकार से अरेंज करने के बाद में क्वेश्चन में गलती आपकी नहीं होगी। अब देखो सीधा एक ही लाइन में आप इसका सीधा आंसर लिख सकते हो। पहले ये काउंट कर लो टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं, 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11, टोटल कितने अल्फाबेट्स हैं ये 11। तो वही तरीका 11 अल्फाबेट्स को हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 11 बटे में
यहां पर देखो 2a समान, मैंने बोला था जितने अल्फाबेट समान है उतने का फैक्टोरियल का भाग लगा दो, ज्यादा हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी 2a समान तो फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा गुणा में, इसमें 2p समान है तो दोबारा फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा p के लिए, फिर इसमें 2i भी समान है, इसका मतलब फिर से इसमें फैक्टोरियल 2 का भाग लगेगा i के लिए। आगे बात समझ में, ध्यान रखें इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे कर देते हैं 2 और ये 2 और 2 और 2 इनको ऐड कर देते हैं, यानी कि टोटल 6, तो फैक्टोरियल 6 का भाग लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। ध्यान रखें, क्योंकि यहां पर विशेष तौर से एक चीज नोट करें माइंड में, m प्लस n का जो फैक्टोरियल है ये जरूरी नहीं है फैक्टोरियल n इंटू में फैक्टोरियल m के मल्टीप्लाई के इक्वल हो, ध्यान रखें। तो इसलिए क्या आ गया इसका आंसर, फाइनल आंसर आ गया फैक्टोरियल 11 बटे में फैक्टोरियल 2 का होल क्यूब, यानी कि पिछले वाले आंसर की तरह ही सेम आंसर इसका आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नोट कर लीजिए इसको। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने लिया है टुमारो, क्योंकि जो भी व्यक्ति हैं, जितनी भी जो चिंताओं का जो कारण है आपके, वो आपके कल के जो विचार है उनकी वजह से होता है। हम टुमारो जो शब्द है इससे हम बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति आजकल जितनी भी भागदौड़ हो रही है ना, ये इस टुमारो के लिए हो रही है, यानी कल के लिए ही हो रही है। हम जितने भी भागदौड़ आज कर रहे हैं, तो देखो टुमारो शब्द से कितने शब्द बना सकते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हमने मैथमेटिक्स और एप्लीकेशन शब्द देखा था उसी प्रकार इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले बात करते हैं टी कितने हैं, इसमें एक ही टी है तो ये लो एक टी लिख दिया। ओ कितने हैं, तो इसमें देखो 1 2 3, ओ कितने हैं, इसमें 3 ओ है तो ये लो 3 ओ लिख दो। उसके बाद में इसमें क्या है, एम कितने हैं, 1 एम है तो ये 1 एम लिख दिया। आर कितने, इसमें 2 आर है तो 2 आर लिख दिए। और डब्लू कितना है, इसमें 1 डब्लू है। आगे बात में एक क्या है, डब्लू। तो हमने सबसे पहले इसको इस प्रकार से अरेंज कर लिया। आगे बात सुनने, अब इन टुमारो शब्द से हम कितने शब्द बना सकते हैं वो लिखने हैं। तो चलो हम लिख देते हैं टोटल कितने शब्द बना सकते हैं। अभी इसका सीधा ही आंसर लिखा जाता है। में सबसे बढ़िया जो बात है वो ये की है कि इसमें फालतू की कैलकुलेशन नहीं है, बस क्वेश्चन को समझो, पूरा दिमाग क्वेश्चन में लगाओ। उसके बाद में जब आप कुछ लिख रहे हो तो सीधा आंसर लिख रहे हो। तो देखो आप इसका सीधा आप आंसर लिख रहे हो। टोटल कितने अल्फाबेट हो गए, 1 और 3 4 5 5 और 2 7 और 1 8। टोटल कितना अल्फाबेट हो गए, 8 अल्फाबेट हो गए। तो 8 अल्फाबेट को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, फैक्टोरियल 8 प्रकार से। पहले तो हमने सीधा सीधा लिख दिया। अब हमें ज्यादा विचार नहीं करना, जो चीज नोट करवा के लिखवाई हुई है कि जितने अल्फाबेट समान है उतने के फैक्टोरियल का भाग दे दो। 3 तो ओ समान है इसलिए फैक्टोरियल 3 का भाग लगेगा ओ के लिए। इनटू में इसमें 2 आर समान है इसलिए फैक्टोरियल 2 का आर के लिए भाग लगेगा। बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चाहो तो इस क्वेश्चन में आप फाइनल आंसर को थोड़ा सोल्व भी कर सकते हो, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 करके, और फिर इसको पूरा सोल्व भी किया जा सकता है। और नीचे से भी आप जो कट रहा है उसको तो काट दीजिए और फाइनल जो आंसर बच जाएगा वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये तो आपका ऊपर वाला आ गया। और नीचे वाला कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1, और इनटू में फैक्टोरियल 2 हो गया 2 गुणा 1। तो यहां पर देखिए आप फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 वाला पार्ट पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, और ये वाला कितना आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है ना, ये कितना आ गया 2। अब आप इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा करोगे तो कितना हो गया, 8 2 7 56, और गुणा में ये कितना आ गया 6 5 30, और गुणा में 2। फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 56, गुणा में ये कितना हो गया 60 हो गया क्या। ओके, अब इसको 6 से गुणा कर दीजिए तो 0 6 6 36, हाथ की 3 और 6 5 30 और 3 33। इसका मतलब कितना आंसर आ गया, 3360 इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। वो जो पिछले वाले जो क्वेश्चन है, जो ये वाले क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें देखो ये वाला, इसको सोल्व नहीं करना आपको। ये तो ऑप्शन में ऐसे है, लेकिन जो सिंपल थोड़ा होता है ना, सिंपल टाइप का ऐसा, तो उसको तो सोल्व करके भी आपको आंसर दिया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो ये है।
अब इसमें एक और बहुत ही अच्छा और शानदार से हम 2 क्वेश्चन और करते हैं इसमें कंटिन्यू ही, उसके बाद में हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन और लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 पुरस्कारों को 4 व्यक्तियों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, जबकि एक व्यक्ति 1 से अधिक पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। यानी कि एक व्यक्ति 1 से ज्यादा पुरस्कार ले सकता है और हमारे पास 5 पुरस्कार है, तो 5 पुरस्कारों को आप 4 व्यक्तियों में कितने प्रकार से वितरित कर सकते हो, यह हमें बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी। हमारे पास व्यक्ति कितने हैं? 4 व्यक्ति है, ये ध्यान रखें। हमारे पास व्यक्ति कितने हैं? 4 व्यक्ति है। एक व्यक्ति और ये हमारे पास दूसरा व्यक्ति, ये 4 व्यक्ति हमारे पास है, ठीक है। और इन 4 व्यक्तियों को हमें क्या करना है? 5 पुरस्कार हमें क्या करना है? वितरित करना है। कितने पुरस्कार वितरित करना है? 5 पुरस्कार वितरित करना है। तो अब इसमें यूं समझे कि जो पहला पुरस्कार है, यूं मान लो कि जैसे ये पहला पुरस्कार है, ठीक है, तो ये पहला पुरस्कार हम क्या कर सकते हैं? पहले व्यक्ति को भी दे सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं, तीसरे को भी दे सकते हैं और चौथे व्यक्ति को भी दे सकते हैं। यानी कि ये जो पहला पुरस्कार है, ये हम कितने प्रकार से वितरित कर सकते हैं? 4 प्रकार से। आगे बात सुनने। अब हम क्या करते हैं, यहां से दूसरा पुरस्कार लेते हैं और दूसरा पुरस्कार भी हम पहले व्यक्ति को दे सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं, तीसरे को दे सकते हैं, चौथे को दे सकते हैं। यानी कि दूसरे पुरस्कार को भी कुल देने के तरीके कितने हैं? 4 है। यानी दूसरे पुरस्कार को भी हम 4 प्रकार से वितरित कर सकते हैं। अब इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार लिया, तीसरे को भी हम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो किसी को भी दे सकते हैं। तो तीसरे पुरस्कार को भी वितरित करने के तरीके 4। इसी प्रकार आप चौथा पुरस्कार लोगे, वो भी इसको, इसको या इसको या इसको, किसी को भी दे सकते हो। तो चौथा पुरस्कार को भी वितरित करने के तरीके 4। और 5वां जो पुरस्कार लिया, उसको भी आप या पहले को दे दो, दूसरे को दे दो, या तीसरे को दे दो, या चौथे को दे दो। तो 5वां पुरस्कार को भी वितरित करने के कुल तरीके कितने हैं? 4। क्योंकि एक व्यक्ति जो वो 1 से अधिक पुरस्कार ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब प्रत्येक पुरस्कार को लेने के तरीके 4-4 हो गए। तो टोटल कितना आ गया? ये आंसर इसका आ गया 4 की पावर 5। अब इसमें कई अभ्यर्थी कंफ्यूज रहते हैं। ऑप्शन में 4 की पावर 5 भी होता है, 5 की पावर 4 भी होता है, और कई अभ्यर्थी क्या करके आ जाते हैं? 5 की पावर 4 करके आ जाते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। उसके बाद बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है। देखो, एक ही लाइन में आंसर आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट तैयार है तो एक ही लाइन में आंसर आएगा, वरना तो आपको इसमें फिर दिक्कत आ जाएगी। आप गलत क्वेश्चन करके आ जाओगे, इसका गलत ऑप्शन को टिक कर दोगे। तो क्वेश्चन को आराम से ध्यान से समझे, उसके बाद में करें। जो व्यक्ति है यूं समझे कि ये पहला पुरस्कार है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को दे सकते हैं। इसका मतलब पहले पुरस्कार को वितरण करने के कुल तरीके 4। तो हर के वितरण करने के तरीके 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ये 5 टाइम हो गया, 4 की पावर 5 हो गया। चलो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, उससे ये और भी बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखो 20 देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें 20 पत्रों को 8 पत्र पेटिकाओं में कितने प्रकार से डाला जा सकता है, जबकि एक पत्र पेटिका में 1 से अधिक पत्र डाले जा सकते हैं। तो ऐसी हमें क्या है कि इसमें स्वतंत्रता है कि एक पत्र पेटिका में हम कितने भी पत्र डाल सकते हैं। हमारे पास कुल कितनी पत्र पेटिकाएं हैं? 8 पत्र पेटिकाएं। तो देखिए, आप केवल और केवल क्वेश्चन जो है उसको फॉलो करते चलो। 8 पत्र पेटिका है, तो ये लो 8 पत्र पेटिका बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 और ये लो 8 पत्र बना लिए अपन ने ना, ये 8 पत्र पेटिका बना ली, ठीक है। अब मेरे को बताइए, आपके पास जैसे 8 पत्थर है, जैसे आपके पास ये पहला पत्थर है, ठीक है, आपके पास कुल कितने पत्थर है? 20 पत्थर है, और इन 8 पत्थर पेटिकाओं में आपको डालना है। तो देखो, पहला पत्थर लो आप, पहला पत्थर लेके आप इस पहले में भी डाल सकते हो, दूसरे में भी डाल सकते हो, तीसरे, चौथे, पांचवें, 6वीं पत्र पेटिका, 7वीं पत्र पेटिका या 8वीं पत्र पेटिका, आप कोई सी भी पत्र पेटिका में इस पहले लेटर को डाल सकते हो। इसका मतलब पहले लेटर को हम कुल कितने प्रकार से डाल सकते हैं? 8 प्रकार से। इसी प्रकार आप दूसरा पत्र लो, दूसरा पत्र लेके उसको भी आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऐसे 8वें, यानी दूसरे पत्र को भी हम 8 प्रकार से डाल सकते हैं, तीसरे पत्र को भी हम 8 प्रकार से डाल सकते हैं, और ऐसे ये कितने टाइम आएगा? 20 बार, क्योंकि 20 पत्र है ना, तो 20 बार आ जाएगा। तो इसका मतलब 8 की पावर कितनी आ गई? 20 आ गई।
ये आ गया, आपका क्वेश्चन सही हो गया। तो अगर आप चाहो तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं इसके अंदर, ताकि कोई दिक्कत ना आए, कोई कंफ्यूजन आपके ना रहे। तो चलो एक और फटाफट इसके अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसका फिक्स क्वेश्चन है। यहां पर लेते हैं हम, अब की बार लेते हैं mn पत्रों को, कितने पत्रों को, mn पत्रों को n पत्र पेटिकाओं में, कितनी, n पत्र पेटिकाओं में कितने प्रकार से डाला जा सकता है, पत्र पेटिकाओं में कितने प्रकार से डाला जा सकता है, डाला जा सकता है। जबकि आगे लिख लीजिए, जबकि एक पत्र पेटिका में एक से अधिक पत्र डाले जा सकें, मतलब कि एक से ज्यादा पत्र हम डाल सकते हैं। तो देखो अब की बार हमारे पास पत्र पेटिका कितनी है, n पत्र पेटिका, और टोटल जो पत्रों की संख्या है, जो टोटल हमारे पास लेटर हैं, वो लेटर कितने हैं, लिफाफे, पत्रों को आप लिफाफा समझ सकते हो एक तरीके से। तो कितने लिफाफे हैं, पर हमारे पास mn लिफाफे हैं। तो अब आप पहली पत्र पेटिका में भी डाल दो, दूसरी पत्र पेटिका में डाल दो, तीसरी पत्र पेटिका जो है उसमें डाल सकते हो, यानी कि आप किसी में भी डाल सकते हो। यानी कि पहले लेटर को आप कितने प्रकार से डाल सकते हो, n प्रकार से। इसी प्रकार दूसरे को भी n प्रकार से, तीसरे को भी n प्रकार से, चौथे को भी n प्रकार से, और mn वाले को भी n प्रकार से। तो n गुणा n गुणा n गुणा कितनी बार आएगा, mn बार। यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, पहले को n बार डाल सकते हैं, दूसरा लिया, दूसरे को भी आप किसी में भी डाल सकते हो, दूसरे को भी n बार, तीसरे को भी n बार। तो ऐसे n कितनी बार आएगा, mn बार, कितनी बार आएगा, mn बार। आगे बात समझ में, तो आंसर कितना आ जाएगा, n की पावर mn। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप डायरेक्ट याद रखें, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करें। चलो, तो ये क्वेश्चन थे हमारे क्रमचे के स्टार्टिंग के, बिल्कुल ही मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। हमने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, और टोटल जो कॉन्सेप्ट है हमने 5 कॉन्सेप्ट इसमें देख लिए। अब हम नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम इसके प्रतिबंधित क्रमचे के बारे में विस्तार से समझेंगे। चलो, थैंक यू।